देखो, तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में। इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो हमने डिस्कस किया स्कॉटी इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। लास्टली हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा अगला डिफेक्ट आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो याद होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नाम ही बता रहा है नॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है कंपोजिशन रेशियो उसका, और नॉन मतलब ये सेम नहीं हो। मतलब वैसे क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट होने के बाद उनका स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन जो है, उनके एटम्स का जो रेशियो है वो डिफर कर जाए। मतलब कहेंगे कि दोज काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो of atoms differs from original crystal से स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या कंपोजिशन बोल सकते हैं, उनका जो रेशियो है वो ओरिजिनल क्रिस्टल वो अगर डिफर कर जाए, डिफर्स कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है बात? मतलब जिसमें रेशियो चेंज हो जाए। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो FeO ही है और ये 1:1 रेशियो है, और ये डिफेक्ट के बाद विदाउट डिफेक्ट है, और डिफेक्ट होने के बाद 0.93O हो गया। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1 था 0.93:1 हो गया। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो डिफर कर गया कि नहीं? तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो अगर डिफर कर गया तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? और ये जो डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का काइंड अगर देखेंगे, काइंड ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब बात आएगा इसका एग्जाम्पल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब इसमें कंपोजिशन चेंज होने वाला है। जो भी कंपोजिशन उनके कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स का जो कंपोजिशन होगा, दिस कंपोजिशन कंप्लीटली डिफर्स। सो हाउ इट डिफर्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारे कितने तरह के होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे दो तरह के होंगे। पहला हमारा होगा मेटल एक्सेस। पहला है मेटल एक्सेस मतलब मेटल का एक्सेस हो जाए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा हमारे पास आएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दो तरह का डिफेक्ट हो गया, एक मेटल का एक्सेस होना और एक मेटल का कम होना। ये दोनों डिफेक्ट हमारा जो है ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। क्लियर है? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है क्या? पहला तो हम ये समझ पा रहे, इस डिफेक्ट में बेसिकली उनके कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो रेशियो, जैसे याद होगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने बताया था, जैसे NaCl है तो यार रेशियो 1:1 है, तो डिफेक्ट है, विदाउट डिफेक्ट है। और डिफेक्ट के बाद भी अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर डिफेक्ट भी, ये बिफोर डिफेक्ट और ये आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद भी इसका रेशियो 1:1 रह जाए तो इसको बोलते थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो हम लोग ढेर सारा देखे थे। पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हम लोग ढेर सारा देखे थे। क्लियर है? उसमें वही अब बात करते हैं हम लोग कि अगर ये डिफेक्ट के बाद इसका रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये हमारे दो तरह के होंगे, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बात क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? चलो अब 1 by 1 हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, तो पहला इफेक्ट हमारे पास जो आया वो है हमारा कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये होता कैसे वो देखो। जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, उसमें
मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स में। तो कहता है कि अगर मान लो हीटिंग कर दे या कुछ भी कर दे, उसके नॉन मेटेलिक पार्ट वहां से क्या हो गए, वो मिस कर गए, एनायन अपने पोजीशन से मिस कर गया। ये जनरली होता कैसे, ज़्यादा स्ट्रांग हीटिंग कर देंगे तो जो भी नॉन मेटेलिक पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। इस बात को पहले थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो हम ऐसे देखें, जैसे मान लो यहाँ क्या था, Na+ था, Cl- था, Na+ था, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब देखो क्या किए, जैसे मान लो हमने हीटिंग कर दिया बच्चा, और हीटिंग करने के कारण से क्या हुआ वो देखो। जैसे ही हमने इसको हीट कर दिया तो हीट करने से, स्ट्रांग हीटिंग कर दिए तो नॉन मेटेलिक पार्ट जो है यहाँ से ये बाहर निकल गया, और बाहर निकल के 2 Cl-, समझो सिंपल एक बात समझाएं, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से 2 Cl- हीटिंग करने से ये बाहर निकल के Cl2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। क्लियर है? तो हम ऐसे समझें तो यहाँ हुआ क्या कि वैसा डिफेक्ट, मतलब इस डिफेक्ट में कह सकते हैं, इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, anions are missing from lattice point। अब देखो अगर एनायन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो, हमने हीटिंग किया और यहाँ से इसका नॉन मेटेलिक पार्ट जो एनायनिक पार्ट था वो यहाँ से मिस कर गया, Cl- यहाँ से मिस कर गया, तो मिसिंग फ्रॉम लैटिस पॉइंट वो मिस कर गया। अब जो खाली हो गया तो स्वाभाविक है जो मेटल का, तो जैसे Na+ के लिए Cl- है, तो जो Cl- गायब हो गया उसका कटायन एक्सेस में चला गया, ड्यू टू विच कह सकते हैं कि ड्यू टू विच कटायन कम्स इन एक्सेस। मतलब मेटल जो है, मेटल एक्सेस में चले गए, Cl- हटा, जिसका Cl- हटा उसका Na+ एक्स्ट्रा रह गया, तो कटायन कम्स इन एक्सेस। इसी को हम लोग कहेंगे कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसी को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। पहला बात सबको समझ में आ गया। तो एनायन जो मिस हुआ, उस एनायन के मिस होने से मेटल आयन एक्सेस में चले गए। क्लियर है? अब मेटल आयन एक्सेस में अगर हो जाएगा तो कटायन हो गया, और कटायन हो गया मतलब क्रिस्टल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। मतलब एनायन कटायन बराबर था, तो एनायन जो था हमारा, एनायन जो था वो एनायन कटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके रख रहा था। अब एनायन मिस कर गया तो कटायन पॉजिटिव में चला गया, मतलब पूरे क्रिस्टल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन छूटा वो इलेक्ट्रॉन आके काहे के लिए, इस क्रिस्टल को क्योंकि एनायन के मिस करने से क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, और अगर चार्ज हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस क्रिस्टल को स्टिल स्टेबल रखने के लिए, कि वो हमेशा स्टेबल रहे, उसको स्टेबल रखने के लिए ये जो मिसिंग पॉइंट है एनायन का, उस पोजीशन को उसके छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। क्लियर है बात? तो मतलब हम कह सकते हैं टू मेक द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, the vacant position created by किसके द्वारा, by missing of anion is occupied by किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रॉन। उसी के स्पेस को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार फिर रिपीट कर दे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें मेटल, और जैसे ये आयनिक कंपाउंड में मेटल नॉन मेटल दोनों हैं,
नॉन मेटेलिक पार्ट जो हो गया एनायन, वो अपने पोजीशन से मिस कर गया, हीटिंग हो गया या कोई भी कॉज हो जाए जिसके कारण से वो बाहर निकल गया, हटा, तो वहां पे एनायनिक वैकेंसी हो गया। एनायन जब गायब हो गया तो उसका कटायन बचा रह गया, कटायन बचा रह गया मतलब मेटल बचा रह गया, मतलब मेटल एक्सेस में चला गया, जितना कटायन उतना एनायन, तो न्यूट्रल था, एनायन मिस कर गया तो उसका कटायन बच गया, कटायन बच गया बेटा मतलब क्या, मेटल एक्सेस में चला गया। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इशू क्या आया कि अगर ये एनायन मिस हुआ है तो पूरा क्रिस्टल में कटायन बढ़ा हुआ है, और कटायन बढ़ा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, और क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और चार्ज क्रिस्टल अनस्टेबल होते हैं। तो उसी को स्टेबल बनाने के लिए जो एनायन के द्वारा स्पेस मिस किया गया है, पोजीशन मिस किया गया, उस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, उस पोजीशन को जो ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उस पोजीशन को स्पेशली हम एफ सेंटर कहते हैं। आईआईटी में इसे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एफ सेंटर और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर, पूछा जाएगा व्हाट इज एफ सेंटर, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एफ सेंटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। तो तुमसे अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज एफ सेंटर, व्हाट इज एफ सेंटर, तो कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड में एनायन अपने पोजीशन से मिस कर गया, और मिस करने से कटायन बच गया, कटायन के बचने के कारण से सॉलिड क्रिस्टल जो है वो चार्ज होने लगा। उस चार्ज को न्यूट्रलाइज, पॉजिटिवली चार्ज होने को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके स्पेस को, उसके जगह को इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया, और जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह को ऑक्युपाई करता है उसी पोजीशन को हम एफ सेंटर कहते हैं। तो व्हाट इज एफ सेंटर, ये क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे टू मेक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, the vacant position created by missing of anion is occupied by anions are occupied by electrons and जो जिस जगह को ऑक्युपाई किया that position is called F center। अब हम ये बात समझ गए कि एक्चुअल में F center होता क्या है। अब देखो, अब F center होने से क्या होगा, थोड़ा सा ये बात भी समझो। जितना ज्यादा एफ सेंटर क्रिएट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, और जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास लाइट मतलब वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। और अगर ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे उसको वो क्या करेंगे, कलर के रूप में इंपार्ट करेंगे। तो हम कहेंगे एज द एफ सेंटर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। इसका मतलब कि वैकेंट स्पेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इंक्रीजेज, इसके बढ़ने से क्या होगा, देन एंड एफ सेंटर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एंड एक्सपोज टू light, even colorless compound acquire some coloration, कुछ ना कुछ कलरेशन उसमें आने लगेगा। तो तुमसे पूछा जाए कि ये एफ सेंटर से क्या हुआ, तो एफ सेंटर के क्रिएशन से पहले तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। दूसरा, अगर एफ सेंटर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा कंपाउंड में तो वो लाइट के एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो उसको इमिट कर देगा और कलरेशन शो करेगा। तो वैसा डिफेक्ट जिसमें कलरेशन ऑब्जर्व हो वो हमारा कौन सा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसका मेन कॉज कौन है, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर एंड इट्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस कारण से वो कलरेशन प्रोवाइड करना शुरू करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल LiCl जो है वो पिंक कलर का होता है। एग्जांपल अगर ले लें,
यही अगर ले ले NaCl, ये हमारा जो होता है ये येलो कलर का होता है। यही KCl जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, लाइकवाइज GTC। तो ये अगर NaCl में डिफेक्ट हुआ तो वो पिंक कलर का दिखने लगेगा। NaCl ये अब देखो ए पे कई गो दिमाग लगाया सर, हम देखे हैं का, तो हम लोग नमक खाते हैं तो ओकरा में पीला पीला दिखता है, तो लेढ़ा ऊ नहीं बात हुआ, ऊ का किया होगा, अपन टैलेंट दिखाया होगा। तू लोग का किया होगा, तो सब्जी उब्जी बनाने के चक्कर में हल्दी वाला चम्मच घुसेड़ दिया होगा नमक वाले में, तो उससे पीला दिख रहा होगा। वो टैलेंट नहीं दिखाएगा कि सर अपना घर में नमक में हम देख लिए, हम तो बहुत तेज है, नहीं तेज ही नहीं, लड़ाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बात क्या समझना है, NaCl येलो, ये एक्सपोजर टू लाइट, whenever they expose to light and contains F center, then colorless compound acquire some coloration। ये बात सबको समझ में आ गया। तो पहला डिफेक्ट इसका हमारे पास आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किसका, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या हुआ, एक बार क्विकली रिकॉल कर दे। एनायन मिस कर जाएगा बेटा, एनायन मिस किया तो उस जगह को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा। इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, लेकिन एनायन तो मिस हुआ, तो जिसका जिसका एनायन मिस हुआ उसका कटायन बचा रह गया। कटायन के बचने के कारण से मेटल एक्सेस में चला गया। इसी डिफेक्ट को मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। जो जगह ऑक्युपाई किया उसको एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, कलरलेस कंपाउंड कुछ ना कुछ कलरेशन प्रोवाइड करना शुरू करेगा। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो हम आशा करते हैं कि ये पहला डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसमें अब हमको इशू नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। अब बात आता है हमारा दूसरा इफेक्ट कौन सा था, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा डिफेक्ट था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये क्या डिफेक्ट है, थोड़ा सा गौर, नाम ही तुमको क्लियर कर रहा है। मेटल पहले वाले मेटल ज्यादा हो गया, दूसरे में मेटल कम हो गया। कम कैसे होगा, तो कहता है इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट हायर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर कंटेनिंग सेम कटायन comes in the crystal and replaces lower oxidation number containing, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर containing replaces lower oxidation number containing metal ion from crystal, clear है। In this kind of defect, higher oxidation number containing same cation, मतलब सेम मतलब मेटल का, सेम मेटल का है, ऑक्सीडेशन कंटेनिंग सेम मेटल आयन का, तो सेम मेटल आयन comes in the crystals and replaces lower oxidation number containing metal ion, same metal ion, ठीक है, फ्रॉम द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल से कम्स इनटू द क्रिस्टल एंड रिप्लेसेस फ्रॉम द क्रिस्टल, हटा देगा। कॉजेज, जिसके कारण से क्या होगा, कॉजेज मेटल डिफिशियंसी, और यही कॉज करेगा मेटल डिफिशियंसी को, क्लियर है। ऐसे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेरस ऑक्साइड को लेते हैं, थोड़ा सा इसमें समझो, ऑक्साइड पे -2, फेरस पे +2, थोड़ा समझना बेटा, Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, O-2 Fe+2, O-2 Fe+2। अल्टरनेट हम जानते हैं कि जितने भी कैटायंस और एनायंस होते हैं बेटा, वो आयनिक कंपाउंड में वो अपने आप को अल्टरनेटिवली अरेंज कर लेते हैं, और अल्टरनेटिवली अरेंज करने के कारण से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण से जैसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण से उनकी जो स्टेबिलिटी है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये अल्टरनेटिवली अरेंज हो जाता है, जिसको क्रिस्टल, इसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते थे, याद होगा, पढ़े हो गया, आयनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ाए हैं। देखो अब इसमें थोड़ा सा गौर करो, हम जानते हैं, हमको पता है, जानता होगा ही सब, हम जानते हैं कि आयरन 2 स्टेट में लाई करता है, कौन कौन,
फेरस एंड फेरिक। आयरन के दो स्टेट होते हैं, फेरस एंड फेरिक। फेरस एंड फेरिक। फेरस का मतलब हो गया Fe+2, फेरिक का मतलब हो गया Fe+3। तो आयरन के बेसिकली दो स्टेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब कहता है कि अगर अभी आयरन यहाँ पे +2 -2 +2 है, रेशियो 1:1 है। अब देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि अगर Fe+2 के जगह पे Fe+3 आने लगे तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अगर हम बात करें और समझें तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसमें अगर देखें तो कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे बेटा हम कह सकते हैं कि Fe+2 और Fe+3 में, मतलब Fe+3 के ऊपर +3 चार्ज है और इसके पास +2 चार्ज है। तो चार्ज वाइज इसको बराबर करो तो इसके फैक्टर से इसको गुना और इसके फैक्टर से इसको गुना, तो 3Fe+2 इज इक्विवेलेंट टू 3Fe+2 इज इक्विवेलेंट टू 2Fe+3। मतलब चार्ज के बेसिस पे बात करेंगे तो 2Fe+3 के पास जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज जो है वो 3Fe+2 के पास होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि 2Fe+3, दैट इज इट मीन्स दैट इज या मतलब कि ये जो है 2Fe+3, हम कह सकते हैं यहां से 2Fe+3 रिप्लेसेस 3Fe+2 आयन एंड occupies any two position but and Fe+2 आयन बट ऑक्यूपाइज एनी टू पोजीशन, किसी दो पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है तो दो, लेकिन इस बात की का जिक्र करें है दो लेकिन चार्ज वाइज 3 के बराबर, तो 2Fe+3 हमेशा 3Fe+2 को रिप्लेस करेगा, लेकिन किसी दो पोजीशन को ही वो एक्वायर करेगा। कॉजेज वन कटायनिक वैकेंसी, कॉजेज वन कटायनिक वैकेंसी, एक कटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। दैट इज ये क्या हो गया, मेटल जो हो गया, मेटल डिफिशियंसी, मतलब कॉजेज कटायनिक वैकेंसी, दैट इज मेटल डिफिशियंसी। यहाँ पे मेटल की डिफिशियंसी होनी शुरू होगी और इसी डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहेंगे। देख सकते हो और समझ सकते हो। देखो हम अगर कहें तो 2Fe+2 3Fe+2 को रिप्लेस किया, तो चलो एक यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, एक इसको रिप्लेस कर दिया और एक इसको रिप्लेस कर दिया। देखो 3Fe+2 रिप्लेस हुआ, 3 जगह रिप्लेस हुआ और है तो ये दो ही, तो दो पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, एक इसको और मान लो एक इसको, तो चार्ज मेंटेन रह गया। चार्ज देखो 3 दूनी 6, चार्ज तो सेम रह गया, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह गया, स्टेबल रह गया, लेकिन हुआ क्या, 3 को भगाया और गया किसी दो पे ही, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया, कटायनिक वैकेंसी। और कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ का मतलब क्या हुआ, मतलब मेटल की कमी हो गई, 3 मेटल गायब हुआ और मेटल 2 ही ऑक्यूपाई किया, एक मेटल की कमी हो गई। तो इसी डिफेक्ट को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें तुमको क्लियर दिख रहा है कि अब जो कंपाउंड का जो नेचर है वो चेंज होने वाला है। +2 रहता तो -2 ये न्यूट्रल रहता। अब इसमें जो FeO के अंदर प्रॉब्लम है कि इस Fe के साथ साथ यहाँ पे कौन आ गया, तो इसमें Fe+2 भी आ गया और साथ साथ Fe+3 भी आ गया। सो इसका कंपोजिशन चेंज होके इस कंपाउंड का जो कंपोजिशन है यहाँ X हो जाएगा और वो ये कंपाउंड का कंपोजिशन कुछ इस तरह का हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अब यहाँ पे एवरेज आने वाला है कि ये जो है ये -2 तो यहाँ +2 नहीं होगा, ये जो X कंपोनेंट है X में कुछ प्रोपोर्शन +2 का हो गया और कुछ प्रोपोर्शन +3 का हो गया। तो स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन 1:1 से लेके वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। सो इस कारण से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो हमारा है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमारा एक तरह का क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। ये बात सबको समझ में आ गया?
क्लियर है बात सबको? तो आशा करते हैं कि इसमें भी अब तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है एनालिसिस शोज दैट यूस्टाइट हैविंग फॉर्मूला Fe0.930, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन द गिवन कंपाउंड। तो तुमको एक बात क्लियर हो गया कि ये 930 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड हो गया, मतलब इसमें डिफेक्ट कौन सा आया है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का होगा। इसका मतलब है कि इस Fe0.930 में हमारा आयरन जो है वो दोनों है, इसमें +2 भी है और +3 भी है, और स्वाभाविक ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, तो सम टोटल चार्ज, तो सम टोटल 0, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हो, सम टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए, और 0 होने के लिए इस पे +2, इधर -2 है तो इस पे +2 होना चाहिए। लेकिन इसमें ये टोटल आयरन 0.93 है, तो मान लेते हैं लेट Fe, ये मतलब हमारा जो है Fe+2 इन यूस्टाइट के अंदर Fe+2 X है, कंपोनेंट X कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इसमें Fe+3 इन यूस्टाइट कितना होगा? तो टोटल 0.93 - X हो गया। क्लियर है? दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज कितना है? +2, तो X कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इसमें 0.93 - X कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर मिलके कितना है? +2 है। हमको परसेंटेज चाहिए दोनों का, तो परसेंटेज के लिए हमको ये देखना होगा कि इस 0.93 में कितना Fe+2 है और कितना Fe+3 है, वही निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 9 27, 3 3 9 27, 2.79 - 3x = +2। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, ये हो गया 2.79 - x = +2, और x इधर कर दो तो हो गया 0.79। ठीक है, तो x हमारा हो गया 0.79, ये तो बात सबको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ x आ गया 0.79, तो स्वाभाविक है हमारा Fe+2 इस कंपोजिशन में जाए और समझें, तो इसमें जो कंपोजिशन है कंपाउंड का, तो देखो क्या आया, तो इसमें Fe+2 था x, ये आ गया 0.79, और Fe+3 था 0.93 - x, और ये हो गया 0.93 - 0.79, और घटा ले 13 में से 9 हो गया 9 4 13, ये हो गया 4, और यहाँ से 8, ये हो गया कितना 1.14। ये हमारा अगर देखेंगे तो हमारे पास अगर गौर करो तो 0.14 आ गया ये। चलो अब परसेंटेज निकालते हैं आयरन। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो गिवन बाई इसका टोटल कितना हो गया 0.93 × 100, ये Fe+2 आ गया। और Fe+3 का भी पूछा जाता तो डायरेक्ट हम 100 - परसेंटेज ऑफ Fe+2 करके यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस को तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.16। बस उसमें निकेल ऑक्साइड जो है 0.98 में पूछा जा रहा है, निकेल का परसेंटेज +2 का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब बन जाएगा, वैसे ही करना है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है उसको भी। हम आशा करते हैं कि एनसीईआरटी का 1.16 क्वेश्चन भी अब तुमसे आसानी से सॉल्व होना चाहिए। जो हम लोग उस दिन डिस्कशन में भी बोले थे कि इस क्वेश्चन को उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर देंगे, तो हम आशा करते हैं कि अब ऐसे क्वेश्चन तुमसे आसानी से सॉल्व होने चाहिए। क्लियर हो गया बात? तो ये था हमारा डिफेक्ट होते कौन है, कितने तरह के होते हैं, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे थे। तो अब आशा करते हैं कि इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? डिफेक्ट के बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है कौन सा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड का क्लियर फीचर होता है। हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस से, हम 11th में ही पढ़ चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दो कारण से करता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से या तो आयंस के कारण से। क्लियर है? बेसिकली जब तक हम सॉलिड स्टेट की, सॉलिड की बात करते हैं तो वो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं तो वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से जनरली करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टिविटी के रेंज के अनुसार से बात करेंगे तो सॉलिड के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेंज -20 टू 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर के रेंज में लाई करता है। और इस रेंज के अनुसार से कैसे सॉलिड, जो हमारे डिफरेंट रेंजेस हैं उसके अनुसार से सॉलिड को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए। सॉलिड हमारे जो हो गए वो सॉलिड हमारे 3 तरह के हो गए, 3 काइंड। सॉलिड जो हो गए वो 3 तरह के हो गए हमारे, 3 काइंड। कौन कौन? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सॉलिड कंडक्टर कौन हो गए? वो जिसका कंडक्टिविटी रेंज 10 टू द पावर 4 टू 7 होगा, वो हमारे हो गए कंडक्टर, ये मेटल्स हो गए। सेमीकंडक्टर कौन हो गए? तो वो जिनका कंडक्टिविटी रेंज -4 से लेकर -6 के रेंज में हो, वो सेमीकंडक्टर। और वो जो ऑलमोस्ट ना के बराबर -10 टू 20 हो गए कंडक्टिविटी रेंज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। वो लगभग ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ये बात समझ में है? तो कंडक्टिविटी में बेसिकली कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स तो हम जानते हैं जितने भी मेटलॉइड्स हो गए, इसका एग्जाम्पल हमारे कौन हो गए? मेटलॉइड्स हो गए। और इंसुलेटर्स में अगर जाओगे तो जितने भी हमारे हो गए, जितना भी नॉन मेटल्स हो गया या और भी कंपोनेंट्स हो गए, वो हमारे इंसुलेटर्स हो गए। ये तो बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? ये हमारे मेटल्स हो गए, यहाँ पे हमारे एलॉयज हो गए, ये सब इधर जा सकते हैं कंडक्टर्स में। तो ये एक बात हम मिक्सिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा? सेमीकंडक्टर भी एलॉयज के फॉर्म में वहाँ पे लाई कर सकता है। तो बेसिकली कंडक्टर में हम लोग ज़्यादातर मेटल्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक बात और समझो, हम लोग बोले थे, हम लोग पढ़े थे शुरुआती दौर में ही मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, और वहां पे हम सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़े थे। 12th में जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो वहां पे तुमको पढ़ाया जाएगा बैंड थ्योरी। एक थ्योरी है, बैंड थ्योरी है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं इसको, बैंड थ्योरी। ये बेसिकली हम ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे और हम लोग भी पढ़े हैं पहले। हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, इसका कोई खास अभी मतलब नहीं है, सिंपल समझ लो इसको। क्या है? हम जानते थे कि एटम्स है, एटम्स, 2 एटम मिलता था तो मॉलिक्यूल्स बनता था। तो मॉलिक्यूल, एटम जब मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दो एटम का और 2 ऑर्बिटल मिला तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, 3 एटम मिलेगा तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जितने भी अब बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जब इनमें अलग अलग, लगभग इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल में बहुत कम का गैप होता है। जो बॉन्डिंग होते हैं उसका एनर्जी लेवल कम होता है। तो जब हम बाहर से एनर्जी देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करना शुरू करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो उनका जो ट्रांजिशन होगा, वो अलग अलग एनर्जी लेवल, बैंड्स उसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा उसके कारण से जो कंडक्टिविटी ऑफर होगा, वही हमारा क्या है, उसी को एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब कहने का मतलब ये देखो, जैसे मान लो बॉन्डिंग, 2 ऑर्बिटल मिला है, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है। अब मान लो इसका मतलब ऐसे समझो, ये 2 है तो इनके बीच का गैप अगर कम होगा, सिंपल समझो, अगर गैप कम होगा इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाएगा। अब अगर गैप अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने से कभी मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही बैंड थ्योरी कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सकते हैं कम, अगर गैप कम हुआ तो ये कम गैप किस में होता है? कंडक्टर में। इसके कारण से मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफर करते हैं। क्लियर है? जबकि नॉन मेटल की बात करोगे तो नॉन मेटल्स मतलब इंसुलेटर्स में क्या हो गया, ये एनर्जी गैप, ये याद होगा ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो एनर्जी गैप अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जंप करके मूव कर सकता है। तो मूव कर सकता है, गैप कम होगा, मतलब वो कंडक्टर है।
अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं कर पाएगा, मतलब वो हमारे कौन है, वो हमारे इंसुलेटर है। और अगर यही गैप थोड़ा सा कम हुआ, ये फिजिक्स में तुम लोग को पढ़ना है बैंड थ्योरी, वहाँ पे बड़ा डिटेल में पढ़ना है। हम एक आइडिया तुमको दे दिए हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम एक्सप्लेन कर दे, ऐसे उसको मतलब नहीं, तुम खाली इतना दिमाग में रखो काफ़ी है। अगर यही एनर्जी गैप दोनों के बीच में है, थोड़ा सा कम है, तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी चांस होगा जंप करके यहाँ जाने का, और जाने का चांस अगर होगा तो डेफिनेट मतलब ये एनर्जी गैप बैंड कम गैप होगा, एनर्जी गैप आसानी से मूव करेगा कंडक्टर। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां से जंप करके यहां नहीं जा पाएगा, मतलब इंसुलेटर। और अगर गैप बीच में है इंटरमीडिएट तो ये भी मूव कर सकता है, ये हमारे हो गए सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो ये बैंड थ्योरी है, इसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन के कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रॉन के कारण से कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड ऑफर करता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी। क्लियर है बात? क्लियर? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात हो गई, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे। अब एक चीज गौर करो, देखो तो सेमीकंडक्टर के केस में एक टर्म हमको मिलेगा डोपिंग। ये भी तुमको फिजिक्स में ही सारा टर्म जो है, ये सब अभी फिजिक्स में जब तुम लोग पढ़ोगे वहां पे तुमको सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पे ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ोगे जब तुम लोग पढ़ रहे होगे मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर ही है ये, तो वहां और क्लियर होगा। हम जितना जरूरत का चीज है वो हम बता दे रहे हैं। डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग जानता है ना सब, सुना होगा, नाम से तो फेमिलियर होगा सब। नहीं सुनता है कि क्रिकेटर सब है तो कभी मार लिया हो कुछ हो, नहीं समझ में कर ले रहा, तुम लोग तेज ही है। नहीं देखता है ओलंपिक का जो मैच होता है उसमें क्या होता है कि कोई पहले उसको एक टेस्ट से गुजारा जाता है, डोपिंग टेस्ट। क्या है तो उसमें पता चला कि प्लेयर सब क्या करता है, तो कुछ चरस गांजा, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ऐसे ही बोले हैं, मतलब कुछ उस तरह के नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, वो नार्कोटिक ड्रग्स वो यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसके कारण से होता क्या है, तो क्यों कोई लेगा, तो उसको लेता है लोग क्या, इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसे समझो, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉलिड में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल मिक्स कर दें, जिसके कारण से उस सब्सटेंस की इफिशियंसी बढ़ जाए। मतलब हम कहेंगे डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, डोपिंग इज द प्रोसेस by which efficiency of a solid, किसी सॉलिड की इफिशियंसी इंक्रीज कर जाए, इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स in very small amount। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा, देखते हो ना, देखता होगा सब कि थोड़ा सा, ये सब मूवी में दिखाता है, कभी देखा होगा कि थोड़ा सा यहाँ रख के सूंघ लेता है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो ये डोपिंग का मतलब हम समझा रहे हैं, गंदा चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं सीखना चाहिए, नहीं सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल आया तो हम तुमको एक्सप्लेन कर दिए हैं, दिमाग में रखोगे कि डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सिस्टम जो है वो, उसमें हम बाहर से कुछ ऐसा पार्टिकल डाल दें जिसके डालने मात्र से उस सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ जाए। तो सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए बाहर से जिस फॉरेन पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। पहला बात समझ में आ गया। और ये डोपिंग के अनुसार से ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग के बेसिस पे हम कहेंगे तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग के अनुसार से हमारे सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू काइंड, दो तरह का हमारा सेमीकंडक्टर होता है। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पहला हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें अगर हम कहें तो कहता है वैसा देखो इसमें एन टाइप नाम से बता रहा है, एन का मतलब होता है निगेटिव टाइप। निगेटिव टाइप का मतलब क्या है? कहता है अगर किसी भी सॉलिड को हम बाहर से, या सिंपल ऐसे समझो, अगर 14th ग्रुप में सिलिकॉन है तो सिलिकॉन हो गया, मतलब उस ग्रुप में अगर जाएंगे तो जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो उसमें से एक दो हमारा जो है वो हमारा कौन सा है, मेटल वाइड्स है। तो कहता है अगर 40, इस बात को ऐसे समझो, इफ 14th ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड विथ 15th और 16th ग्रुप, 15th और 16th ग्रुप एलिमेंट, मतलब 15th ग्रुप एलिमेंट में हमने क्या किया, 15th या 16th ग्रुप एलिमेंट को ऐड कर दिया एलिमेंट्स, ड्यू टू विच conductivity of 14th group element increases. This increase in conductivity is due to presence of unbonded electrons of 15th or 16th group elements after satisfying all 4 valency of 14th group। कहने का मतलब समझो इसको, कहता है कि if 14th group element is doped with 15th और 16th group elements, 14th ग्रुप एलिमेंट को 15th या 16th ग्रुप एलिमेंट से डोप किए तो उसके कारण से 14th ग्रुप एलिमेंट की कंडक्टिविटी बढ़ गई, और ये कंडक्टिविटी का बढ़ना उसके अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फ्री अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लिए 15th और 16th के, उनके कारण से हुआ। कहने का मतलब समझ आते हैं, जैसे मान लो सिलिकॉन नहीं है, थोड़ा सा समझना, इसको ऐसे समझा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा तुमको। इस बात को हम ऐसे समझाते हैं, देखो जैसे मान लो ये सिलिकॉन हमारा है और सिलिकॉन को हम समझते हैं, सिलिकॉन को हमने क्या किया, सिलिकॉन को हमने यहाँ बॉन्डेड कर दिया। थोड़ा सा समझो इसको। अभी सिलिकॉन हमने क्या किया, ये सिलिकॉन 14th ग्रुप एलिमेंट है, सिलिकॉन इज अ 14th ग्रुप एलिमेंट। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें 15th, इसको हमने डोप कर दिया 15th ग्रुप से। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 284, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, इसमें फास्फोरस डाल दिया 285, 14 है और 15 है, एटॉमिक नंबर 5। तो इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, और यहाँ पे 4 है। हमने क्या किया कि इसमें हमने फास्फोरस को डाल दिया, फास्फोरस से डोप किया, तो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 1 2 3 1 4, जो 4 जो है जिससे एक बॉन्ड इधर बना 4, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चारों वैलेंसी इसका सिलिकॉन के थ्रू सेटिस्फाई करने के बावजूद भी फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। क्लियर है? तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बचने के कारण से, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो ट्रांजिट कर सकता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो उसके कारण से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें सेटिस्फाइंग दिस, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ गया। तो इसी का अगर कहता है कि ये इफ दिस ऑल 4 वैलेंसी आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस, तो इसी कारण से इसको कहेंगे कॉल्ड, तो जो बढ़ा है कॉल्ड, इसी को हम कहेंगे कॉल्ड क्या,
एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, एन का मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव क्यों बोल रहे हैं ये समझ में आ गया सबको। तो निगेटिव इस कारण कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण से कंडक्टिविटी बढ़ा है, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन के, अब मान लो इसमें 16वां ग्रुप डालेंगे, तो 16वां डालेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 सेटिस्फाई किया, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसके कारण से कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सो इट इज कॉल्ड दिस कंडक्टिविटी, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, एन टाइप सेमी कंडक्टर बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। चलो, तो अब आता है हमारे पास दूसरा, सेकेंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी का मतलब पॉजिटिव। इस बात को समझो, कहता है कि इफ 14th ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड विथ किसके साथ, 13th और 12th ग्रुप एलिमेंट, देन होल्स आर क्रिएटेड। तो इस केस में क्योंकि वैलेंसी कम है तो होल्स आर क्रिएटेड, since holes are treated as positively charged, hence conductivity increases. This increase in conductivity इज ड्यू टू, किसके कारण से, ड्यू टू होल और कह सकते हो और पॉजिटिव चार्ज, सो कॉल्ड, इस कारण से इसको हम पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमी कंडक्टर। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमी कंडक्टर। इस कारण से इसको हम पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसी को समझो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 14th ग्रुप ही ले लिया, ज़्यादा आसान होता है 14 को समझना, इसका साथ में हम 14 को ही लेके चल रहे हैं। चलो देखो, हमने क्या किया, 14th ग्रुप को हमने यहाँ पे लिया हुआ है और 14th ग्रुप को हमने क्या किया, 13th ग्रुप सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन है 14th ग्रुप का है, 14 है 284। अभी हमने यहाँ एल्युमिनियम ले लिया 13, 283, इसका 4 वैलेंसी, इसका 3। तो अब क्या किए हम, तो इसमें इसको डोप कर दिए हम किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। चलो, तो एल्युमिनियम दे दिए तो 4 में से इसके पास तो 3 ही वैलेंसी है, तो 3 सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता तब ना इससे बॉन्ड बना था, ये दूसरे से कर लिया लेकिन ये खाली, तो यहाँ जो बना, यहाँ बॉन्ड बना ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वॉइड, मतलब होल्स का क्रिएशन हो गया, क्रिएशन ऑफ होल्स, और होल्स इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज। सो इस होल के क्रिएट होने के कारण से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो तुम दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कोई एलिमेंट है, किसी ग्रुप का एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है, उसको उससे हायर ग्रुप से डोप करोगे तो एन टाइप, और उससे कम नीचे वाले ग्रुप से उसको डोप करोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बात सबको समझ में आ गया। तो हम आशा करते हैं कि कंडक्टर में भी हमको इशू नहीं आना चाहिए कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और ये कैसे कंडक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर है बात। तो अब इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये वीडियो लगभग 50-55 मिनट का हो गया होगा, तो अब हम लोग इसको लगभग 20-25 मिनट और लगेगा उसमें, तो हम लोग उसके लिए अगला वीडियो जो होगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस कर देंगे। 20-25 मिनट मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो होगा वो हम लोग सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।